तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 201 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि अपन ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे पिछले 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो सबको पता होगा कि लुसेंट की जो बुक है उसी की अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 600 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है जिसके 200 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका हूं। और कितने क्वेश्चन है? टोटल 600 क्वेश्चन है किसके? केमिस्ट्री के वन लाइनर लुसेंट बुक के। ठीक है, तो सबको ये तो पता चल गया। अब इसके बाद में 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आज 201 से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा हो, लगभग 2 या 3 वीडियो बनाए थे जिसके अंतर्गत 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, उसकी प्लेलिस्ट है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको लुसेंट बुक कंप्लीट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो उपलब्ध है। तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेना। और बाकी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे 600 क्वेश्चन, उसके बाद में फिजिक्स की करेंगे, फिर बायो की करेंगे, उसी के बाद में अपन राजस्थान जीके की भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? बताओ भाई साहब, फ्यूचर मेटल किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्यूचर मेटल के रूप में इसको किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। ठीक है, तो टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? भविष्य की धातु कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 202, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं कि राजस्थान को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में ही अभ्रक प्राप्त होता है। और अभ्रक कच्चे माल के रूप में कौन से उद्योग में प्रयोग लिया जाता है? तो ये विद्युत उद्योग में काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, जहां पर भी बिजली बनाई जाती है वहां पर अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। देखो क्वेश्चन नंबर 203 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत आ चुका है। तो सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? देखो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो ध्यान रख लेना, ये मरकरी यानी कि Hg होता है, जो पारा होता है उसका ही क्या होता है? अयस्क होता है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार क्या होता है? मरकरी का अयस्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204। देखो आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बीच में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि अभी आप क्लास में एक बार याद कर लो, उसके बाद में पीडीएफ से रिवीजन मारने की जरूरत पड़ेगी केवल। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है? पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है? तो देखो, जब अपन पटाखे जलाते हैं तो उसमें जो आतिशबाजी होती है उसके दौरान क्या होता है कि एक हरा रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, वो जो हरा रंग होता है ना, वो किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है, क्योंकि जस्ट दिवाली समाप्त हुई है इस कारण से। ठीक है, तो पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण से उत्पन्न होता है? वो बेरियम के कारण से उत्पन्न होता है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205। पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है? देखो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों ही एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पूछता ही हमेशा, और दोनों में रंग उत्पन्न होता है, तो ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं अपन। तो जो हरा रंग उत्पन्न होता है ना, वो तो बेरियम के कारण से उत्पन्न होता है, और जो गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण से उत्पन्न होता है। किसके कारण से? स्ट्रोंशियम के उस कारण से कौन सा उत्पन्न होता है? लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़े अपन। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, केओलिन किस धातु के अयस्क है? देखो जैसे कि अभी पढ़ना पड़ा था, सिनेबार किसका अयस्क था? मरकरी का था, पारा का था। ठीक है, उसी प्रकार क्रायोलाइट, बॉक्साइट और केओलिन किस धातु के अयस्क है? ये एल्यूमिनियम के अयस्क है। ठीक है, आप बॉक्साइट को तो जानते होंगे, सबसे ज़्यादा फेमस है, ये तो पूछ सकता है एग्जाम में। और इसके साथ में आपको क्रायोलाइट और केओलिन भी याद रख लेना है। ठीक है, ये किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम के अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो इन्हीं अयस्कों से प्राप्त होती है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? तो खनिज और अयस्क में अगर आपको अंतर पूछूं तो एक डायग्राम से मैं एकदम आपको क्लियर करा सकता हूं। कैसे? जैसे कि ये अगर अपना खनिज हो गया ना, तो ये उसके अयस्क हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना डायग्राम, भाई बाहर तो खनिज होता है और सारे के सारे अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ठीक है, अयस्क अंदर होता है। ठीक है, तो ये ढंग से याद कर लेना आप, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
207 क्या कहता है भाई, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं धातु क्रम। ठीक है, तो जैसे अपन ने पढ़ा सबसे पहले क्या था, खनिज था, इसके बाद में उसका क्या मिला, अयस्क मिला। तो अब इसी अयस्क में से क्या करेंगे अपन, धातु बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये जो अयस्क का टुकड़ा है इसमें से अपन धातु बाहर निकालेंगे और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, धातु क्रम कहेंगे। ठीक है, मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 208, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है। वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। देखो ध्यान रख लेना, आप जानते भी होंगे बहुत सारे, तो भाई सोडियम क्या होता है, सोडियम को खुला नहीं रख सकते अपन, सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये क्या होता है कि जल से क्रिया करके या वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, यानी कि जलने लग जाता है। जब अपन लैब में प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ पर आपने जिसने बीएससी कर रखी हो ना, उसको तो पता होगा, जैसे सोडियम को पानी में डालते थे वहाँ से पटपट की ध्वनि आती थी, वहाँ से आग निकलती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, इस कारण से इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 209 क्या कहता है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखो मैंने अभी बताया था ना भाई, जब अपन लैब में सोडियम को पानी में जैसे डालते थे वहाँ से पटपट की ध्वनि आती थी, और पटपट की ध्वनि कौन सी आती थी, हाइड्रोजन गैस के कारण से आती थी। ठीक है, जैसे अपन सोडियम को पानी में डालेंगे वैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और जब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है वहाँ से पटपट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 क्या कहता है भाई, बारूदों का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपन बारूद बनाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की बारूद बना रहे हैं अपन, जैसे बम बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में बारूद का इस्तेमाल करते हैं, तो बारूद बनाते समय कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, केमिकल का, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिल्वर नाइट्रेट का आप रासायनिक सूत्र मुझे बताओगे भाई, एक तो तरफ होता है सिल्वर और एक तरफ होता है नाइट्रेट NO3-। अब बताओ भाई साहब इसका फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र, तो ध्यान रख लेना, Ag प्लस में होता है तो AgNO3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा, और जब ये +2 अवस्था में हो जाएगा तो AgNO3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है रसायन का, किसमें, बारूद के निर्माण में। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211, वह कौन सी ऐसी धातु है जो आपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वालों के लिए। कैसे भाई, ऐसी कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से, यानी कि जैसे ये कोई धातु थी, अब ये क्या करती है, क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है और चारों तरफ एक परत बना लेती है खुद के ही ऑक्साइड की। ठीक है, और खुद को सुरक्षित कर लेती है, जिसके कारण से इस पर जंग नहीं लगते। अपन ने गाँव में देखा होगा लोहे पर जंग लग जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम के जो गेट होते हैं ना, उन पर जंग नहीं लगती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम की जो धातु होती है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु में क्रिया करके, इसके खुद के ऊपर ही खुद के ही ऑक्साइड की परत जमा लेती है। ठीक है, खुद के ऊपर ही ऑक्साइड की परत जमा लेती है, जिसके कारण से ये सुरक्षित हो जाती है, इस पर जंग नहीं लगती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, और अच्छे अच्छों का गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पिछले 2 वीडियो या 3 वीडियो जितने भी थे 200 क्वेश्चन के, वो भी कंप्लीट आप इस वीडियो के देखने के बाद में देख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा कंटेंट था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। देखो क्वेश्चन नंबर 212 क्या है, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है। इस्पात आप जानते हो क्या होता है, लोहा होता है। कुल मिलाकर के जो लोहा होता है या इस्पात होता है, उस पर क्या होती है, जंग लगने लग जाती है। तो इस जंग संरक्षण को, प्रतिरोध के गुण को बढ़ाने के लिए, कुल मिलाकर के अपने इस्पात जो होती है उस पर जंग नहीं लगे, उसके लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, उसके अंतर्गत क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। कौन सी धातु मिलाई जाती है, क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। किसके लिए, इस्पात को जंग से बचाने के लिए, या इस्पात में जंग की प्रक्रिया को कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कहता है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। बताओ भाई साहब, फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है वो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भाई आगे जाकर के जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं ये सब बंद हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस काम आएगी। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। और आपको पहला ही क्वेश्चन आपको बताया होगा आज मैंने कि अपना जो फ्यूचर मेटल होता है वो किसे कहा जाता है, यानी भविष्य की धातु कौन सी धातु को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कहता है भाई, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रख लेना, कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो वो सल्फर
सल्फर तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। देखो भाई, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण होता है? भाई प्याज कभी कभी क्या होता है, कड़वा लगता है, तो उस कड़वाहट का जो होता है उसका कारण क्या होता है? तो वो होता है प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। ध्यान रख लेना, जो प्याज होता है उसमें सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण से उसमें कड़वाहट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? देखो यूरेनियम आपने सबने सुना होगा कि जो अपनी परमाणु भट्टियां होती है, नाभिकीय भट्टियां होती है, उन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम का कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो अपने को इसका अयस्क तो याद ही होना चाहिए। तो यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है पिंच ब्लेंड या कार्नेटाइट। किसका क्या होता है? कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड होता है। ठीक है, पिच ब्लेंड या कार्नेटाइट किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कहता है? शल्य क्रिया यानी कि जो सर्जरी होती है उसमें पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई साहब। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है या सर्जरी की जो प्रक्रिया होती है उसमें अपन जो बैंडेज लगाते हैं यानी कि पट्टियां लगाते हैं, तो उसमें कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। किसका किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। अपन जानते हैं कि Ca+2 होता है और SO4-2 होता है सल्फेट भी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक सूत्र CaSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaSO4, क्योंकि +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये भी देखो अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी सर्जरी होती है तो सर्जरी की क्रिया के दौरान जो पट्टियां यूज की जाती है उसमें कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। सबसे कठोर धातु कौन सी है? बताओ भाई साहब, जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी प्लेटिनियम। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम। ठीक है, देखो जो आप हीरा सोच रहे हो ना, हीरा सबसे कठोर धातु नहीं है क्योंकि ये धातु ही नहीं है। हीरा तो एक धातु होती है लेकिन फिर भी चमकदार होती है। तो कुल मिलाकर के हीरा एक धातु होती है, इस कारण से हीरा उत्तर मत कर देना, ऑप्शन में हीरा जरूर होगा। ये पूछ रहा है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सबसे कठोर धातु कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, अगला बढ़ते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 219। देखो ये आ गया। देखो मैंने बोला था ना सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखो अगर आपको सबसे कठोर पदार्थ पूछे या सबसे कठोर अधातु पूछे तो आप कौन सा जवाब दोगे? हीरा जवाब दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सबसे कठोर धातु पूछ ले तो आपको प्लेटिनम जवाब देना है। ठीक है, प्लेटिनम PT जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 220 है, वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे कठोर तत्व किसे माना है? बताओ भाई साहब, वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जिसमें से 90 तत्व तो अपने प्राकृतिक है। ठीक है, बाकी सब कृत्रिम है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा कार्बाइन। कौन सा तत्व हो जाएगा? कार्बाइन। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो कार्बाइन हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221। देखो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद में मैं फिजिक्स के या बायो के किसी के भी एक के 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में फिर दूसरे का 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। कुल मिलाकर के अपने साइंस के लुसेंट बुक के 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा मैं 1800 क्वेश्चन। ठीक है, तीनों सब्जेक्टों के। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 1800 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछले 200 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा हो तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर साइंस लुसेंट बुक के कंप्लीट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर के देख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड होता है? देखो मणि जानते हो आप, माणिक्य जानते हो मणि, और उसके अलावा नीलम भी जानते होंगे। तो माणिक्य और जो नीलम होता है वो रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड होते हैं? ये होते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। ठीक है, किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं माणिक्य और नीलम। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 222 222। देखो भाई साहब, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, आप सब जानते हो हाइड्रोजन गैस अपने जो जैसे नाभिकीय सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो सलियन अभिक्रिया के कारण से होती है, नाभिकीय सलियन अभिक्रिया के कारण से। तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों किस में काम आती है? सूर्य में नाभिकीय सलियन अभिक्रिया में काम आती है। तो सबसे हल्की गैस भी कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। इसके बाद में आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 223, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? तो हम सब जानते हैं आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये कौन से आवर्त में स्थित है? ये पहले आवर्त में स्थित है और पहले वर्ग में स्थित है। ठीक है, पहले आवर्त में 2 तत्व थे, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर सिखा दिया था भाई कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 224, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? देखो जस्ट अपन ने पढ़ा था कि सबसे हल्की गैस तो कौन सी होती है? H2 होती है। ठीक है से हल्की, है से H2 याद हो जाएगा। और सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो वो होती है रेडोन। कौन सी होती है? रेडोन। हम सभी जानते हैं कि रेडोन एक अक्रिय गैस होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, ध्यान रख लेना। ये कैसी होती है? एकल परमाणु होती है। ठीक है, हमेशा रेडोन एकल परमाणु होती है और अक्रिय गैस होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, और सबसे भारी गैस होती है कौन सी? रेडोन। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है, ये भी याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 225 देखो भाई, हरा तोता या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? देखो मैंने आपको तीनों तोते एक साथ पढ़ाए थे, ट्रिक के माध्यम से आपको सबको समझाया होगा। ठीक है, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था, एक तो होता है नीला तोता, एक होता है हरा तोता, और एक कौन सा होता है? सफ़ेद तोता। ठीक है, तीनों तोते मैंने एक साथ पढ़ाए थे आपको, तीनों के सूत्र मैंने एक साथ बताए भी थे। ठीक है, तीनों को एक साथ बता देता हूँ एक बार ट्रिक के माध्यम से। नीला तोता का याद रखना नीता अंबानी, क्या याद रखना? नीता। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर। तो इसका तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीता अंबानी से ता से तांबा, ता से कॉपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हेरा फेरी याद रखनी, हेरा फेरी यानी हेरा फेरी, फेरी से क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। ठीक है भाई साहब, ये भी याद हो गया। इसके बाद में सफ़ेद तोता, तो सफ़ेद क्या थी? जिंस थी। सफ़ेद क्या थी? जिंस थी, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ऐसे याद रख लेना भाई, नीता अंबानी सफ़ेद जींस पहन करके हेरा फेरी कर गई। नीता अंबानी क्या कर गई? सफ़ेद जींस पहन करके हेरा फेरी कर गई। ठीक है, तो नी से नीता से नीता, ता से तांबा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसके बाद में हेरा फेरी से हो जाएगा फेरस सल्फेट, और सफ़ेद जींस क्या हो जाएगी? जिंक सल्फेट। ठीक है, सबको इन्हीं में कन्फ्यूज होता है क्योंकि तीनों ही सल्फेट होते हैं, लेकिन कौन सा किसका होता है ये कन्फ्यूज कर देता है। तो देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 225, हरा तोता का या हरस कशिश कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, हेरा फेरी कैसे याद रखोगे? हेरा फेरी। ठीक है, हेरा फेरी। ठीक है, हेरा फेरी, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 226 है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अपन ने भी पढ़ा था, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये होता है, साथ में जल के अणु याद रखने हैं, 7 जल के अणु है। ठीक है, तो हेरा फेरी 7 में कर गई। ठीक है, 7 के जल के अणु याद रखने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, कॉपर सल्फेट या नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट 5H2 हो जाएगा। इसमें तो 5 जल के अणु है, उसमें 7 जल के अणु है। जल के अणु तो आपको याद रखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में ये भी याद करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तोते वाले, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पहले ही पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 228, यह देखो उजला तोता या इसको बोलते हैं श्वेत कशिश, यानी कुल मिलाकर के सफ़ेद तोता। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो अपन ने क्या बोला था भाई, सफ़ेद क्या थी? जिंस थी। तो जिंस से क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है? देखो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ZnSO4.7H2। देखो अब जल के अणुओं को एक साथ याद कर लेते हैं अपन। भाई अपन ने देखा था हेरा फेरी 7 में करके गई थी, तो 7 जल के अणु तो उसके साथ में थे, और सफ़ेद से सफ़ेद से 7 के जल के अणु इसके साथ थे। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तोता आ जाए तो 7 जल के अणु कर देना, केवल और केवल किसको छोड़ करके? कॉपर सल्फेट को छोड़ करके। कॉपर सल्फेट हो जाना जो नीता अंबानी थी उसके साथ में 5 जल अणु के कर देना, बाकी सबके साथ 7 जल के अणु कर देना। कैसे भी करो, याद करना है अपने को। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। देखो लाल तोता या लाल कशिश का रासायनिक नाम क्या है? देखो अभी तक 3 जो तोते हैं वो तो अपनी NCERT की बुक में दे रखे हैं, वो तो याद करने ही है। साथ में एक लाल तोता भी होता है। अब लाल तोता का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लाल तोता का रासायनिक सूत्र होता है कोबाल्ट सल्फेट। क्या होता है? कोबाल्ट सल्फेट होता है COSO4। ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट किसका रासायनिक होता है? लाल तोते का रासायनिक सूत्र होता है। देखो ये रहा, कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? COSO4 यानी कोबाल्ट सल्फेट 0.7H2। देखो मैंने बताया था ना, सारे के सारे में 7 जल के अणु लगा देना, केवल और केवल नीता अंबानी को छोड़ करके। नीता अंबानी के पास 5 जल के अणु है, बाकी सबके पास में 7 जल के अणु है। तो लाल तोता का क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बाद में अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 232, तो अब तक अपन ने जितने क्वेश्चन पढ़े तोते वाले वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ट्रिक के माध्यम से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो
तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी की भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी की एग्जाम दे रहे हो या किसी भी स्टेट की एग्जाम दे रहे हो, सबके अंतर्गत जनरल साइंस पूछी जाती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में साइंस पूछी जाती है। सबके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232। देखो, टिन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? टिन जो होती है ना, टिन धातु, ऐसा इनको बोला जाता है टिन धातु। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भाई टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है ऐसा, ध्यान रख लेना। तो टिन का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? कैसीटेराइट होता है। कौन सा होता है? कैसीटेराइट। किसका अयस्क होता है? टिन का अयस्क होता है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 233। फेल्सपार, एलुनाइट और कोरंडम किसके अयस्क होते हैं? तो ये एल्यूमिनियम के होते हैं। किसके? एल्यूमिनियम के होते हैं। एलुनाइट से पता चल जाएगा आपको एल्यूमिनियम के अयस्क है। ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम, ठीक है। कोरंडम भी है, एलुनाइट भी है और फेल्सपार भी है, ठीक है। इसमें से फेल्सपार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने पढ़ते हैं ना खनिज वाला चैप्टर, जिसे राजस्थान की भूगोल वगैरह या इंडिया की भूगोल पढ़ते हैं, उसमें फेल्सपार जो खनिज आता है, खनिज वाला चैप्टर, उसमें भी काम आता है। इस कारण से फेल्सपार किसका अयस्क हो जाएगा? एल्यूमिनियम का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। चिली, साल्ट पीटर, ट्रोना और बोरेक्स किसके अयस्क होते हैं? तो आप बोरेक्स का तो जानते होंगे B4O7, ठीक है। B4O7 बोरेक्स का तो जानते होंगे, Al, ठीक है, Al2B4O7 बोरेक्स का, ठीक है। बोरेक्स, ट्रोना और चिली साल्ट पीटर ये किसके अयस्क होते हैं? सोडियम के अयस्क होते हैं। किसके अयस्क होते हैं? सोडियम के। देखो, बोरेक्स का सूत्र तो आपको सबको याद होगा, Na2B4O7, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है? बोरेक्स का सूत्र होता है। तो इसमें भी सोडियम आ रहा है, ट्रोना में भी सोडियम आता है और चिली साल्ट पीटर में भी क्या होता है? चिली वाले में याद रख लेना, चिली वाले में सोडियम होता है, ठीक है। ये सभी अयस्क किसके होते हैं? सोडियम के अयस्क होते हैं, ठीक है। इसमें से चिली साल्ट पीटर और एक और पीटर आएगा आगे जाकर के, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 235। देखो भाई साहब, पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि पोटेशियम का जो रासायनिक जो आयन होता है वो तो क्या होता है? K+, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3-। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? KNO3, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसको और क्या कहा जाता है? इसको नाइट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्र कहा जाता है, ठीक है। KNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्र कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 236। देखो भाई साहब, कार्नेलाइट और डोलोमाइट अयस्क किसके होते हैं? तो कार्नेलाइट और डोलोमाइट किसके अयस्क होते हैं? पोटेशियम और मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह आपको K याद रख लेना है, ठीक है। हमेशा याद रख लेना, ये रीट एग्जाम में पूछ लिया था पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 237। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि NO3, पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 और पोटेशियम क्लोराइड यानी कि क्या हो जाएगा? KCl किसके अयस्क होते हैं? तो पोटेशियम के अयस्क होते हैं। सीधा सीधा सब में पोटेशियम लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। देखो भाई साहब, सोना के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? हम सब जानते हैं कि सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? सोना होती है। सोने के भाव अभी आसमान पर चढ़ रहे हैं तो इसका अयस्क पूछ सकता है। तो सोने के अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे? केल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ठीक है। केल्वेराइट और सिल्वेनाइट यानी कि नाइट में सोने नहीं देते इसके भाव, और राइट होते हैं हमेशा, ठीक है। राइट होते हैं हमेशा। तो नाइट में सोने देते और राइट होते हैं हमेशा। तो केल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये क्या हो जाएंगे? सोने के प्रमुख अयस्क हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 239। लोहे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोहे के 4 अयस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 तो यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, एक तो होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट और एक होता है पायराइट, ठीक है। ये तो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायराइट किसके अयस्क होते हैं? तो लोहे के अयस्क होते हैं, ठीक है। ये तो आप कंठस्थ से याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240। देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी लूसेंट बुक आपको कवर करा रहा हूँ। इसके बाद में देखो, क्वेश्चन नंबर 240 क्या कहता है? लिमोनाइट, सीडेराइट और कॉपर पायराइट किसके अयस्क होते हैं? तो ध्यान रख लेना, लोहे के अयस्क होते हैं। देखो, 3 तो अपन ऊपर पढ़ के आए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायराइट, ठीक है। इसके अलावा लिमोनाइट भी याद रखना है, सीडेराइट भी याद रख लेना। एक ये सीडेराइट वाला एग्जाम में पूछा था अभी जस्ट, कौन से में? राजस्थान में, जो अपने RSSB बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफर की पेपर हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को, उसमें पूछा था कि सीडेराइट अयस्क किसका होता है? तो ये लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 241। देखो भाई साहब, निकेल का प्रमुख अयस्क कौन सा है? निकेल था तो आप जानते हो Na, उसका जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं मिलेराइट। क्या बोलते हैं? मिलेराइट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये तो फैक्ट अपने को याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। इसमें लाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो ये कोबाल्ट का प्रमुख अयस्क होता है। कौन सा? इसमें लाइट, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 243। क्वेश्चन 243 क्या है? मैग्नाइट और
पायरोलुसाइट, मैग्नाइट और पायरोलुसाइट किसके अयस्क होते हैं? देखो मैग्नाइट से तो पता चल जाएगा भाई मैग्नीज का अयस्क है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बचता है पायरोलुसाइट। इस पायरोलुसाइट को याद कर लेना, किसका होता है ये? मैग्नीज का अयस्क होता है पायरोलुसाइट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। देखो भाई साहब, बिस्मिथ धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बिस्मिथाइट। इसके नाम से पता चल जाएगा, बिस्मिथाइट में बिस्मिथ आ रहा है तो बिस्मिथ की ये क्या हो जाएगा बिस्मिथ का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बिस्मिथ धातु का ये होता है Bi, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क बताइए। बताओ भाई साहब, सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? वो होता है गेलेना। गेलेना और सीरूसाइड। ये गेलेना जो एग्जाम है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गेलेना वाला। भाई गेलेना किसका अयस्क होता है? तो ये सीसा या लेड का अयस्क होता है। किसका होता है? सीसा या लेड का अयस्क कौन सा होता है? गेलेना, ठीक है। गेलेना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया अभी तक, गेलेना। और ये याद रख लेना सीरूसाइड, कौन सा याद रख लेना? सीरूसाइड भी याद रख लेना। ये दोनों किसके होते हैं? ये सीसा या लेड के अयस्क होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 246। देखो भाई साहब, चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? सोने का प्रमुख अयस्क तो अपन ने देख लिया भाई, जो नाइट में सोने नहीं देते और हमेशा राइट होते हैं वो सोना होता है। और चांदी का प्रमुख अयस्क हो जाएगा रूबी सिल्वर और हो जाएगा हॉर्न सिल्वर, ठीक है। नाम से वैसे पता चल जाएगा सिल्वर लग रहा है तो ये चांदी के अयस्क है, लेकिन आगे आगे का नाम दे दे रूबी और हॉर्न सिल्वर किसके हैं? तो चांदी के प्रमुख अयस्क है, ठीक है भाई साहब। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 247। देखो भाई साहब, कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो कैडमियम का हम जानते हैं कि कैडमियम ऐसी धातु होती है जिसका इस्तेमाल नाभिकीय भट्टियों में मंदक के रूप में, छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय भट्टियों में जो अपन न्यूट्रॉन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जिस छड़ों का प्रयोग करते हैं ना, वो होती है किसकी? कैडमियम की छड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट धातु हो गई। और इसका अयस्क कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रीनोसाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनोसाइट, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 248। देखो भाई साहब, स्टीबेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो स्टीबेनाइट किसका प्रमुख अयस्क हो जाएगा? एंटीमनी का हो जाएगा, ठीक है, एंटीमनी का हो जाएगा, क्योंकि एंटीमनी का जो हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कहता है? विलेमाइट और केलेमाइन किस धातु के अयस्क है? देखो ये जो केलेमाइन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। केलेमाइन किस धातु का अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। ये जेडन का अयस्क कौन सा होता है? केलेमाइन, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केलेमाइन किसका होता है? जिंक का अयस्क होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहता है? जिंक ब्लेंड किसका अयस्क होता है? तो जिंक धातु का नाम से पता चला जिंक आ रहा है तो जिंक ब्लेंड किसका हो जाएगा? जिंक का हो जाएगा। लेकिन आप केलेमाइन का जरूर याद रख लेना, केलेमाइन किसका अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 251। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने क्वेश्चन बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251। क्यूप्राइट, मेलेकाइट और एजुराइट किस धातु के अयस्क है? बताओ भाई साहब। क्यूप्राइट, देखो क्यूप्राइट नाम में पता चल रहा है। क्यूप्राइट, क्यूप्रस किसका रासायनिक नाम होता है? तांबे का। तांबे का क्या होता है? क्यूप्रस नाम था, असली नाम, ठीक है। क्यूप्रस से क्या बना था? कॉपर बना था, ठीक है। तो क्यूप्रस से हो जाएगा क्यूप्राइट। इसके अलावा मेलेकाइट याद रखना है, एजुराइट याद रख लेना है, ठीक है। ये किसके अयस्क होते हैं? तांबे के अयस्क होते हैं। तो ये अपने तांबे वाला वो जो अयस्क वाला चैप्टर है ना, वो चल रहा है ये, ठीक है। तो बहुत सारे अयस्क है, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 252 देखो भाई, चालकोपाइराइट अथवा कॉपर पायराइट किसका अयस्क होता है? नाम से पता चल रहा है कॉपर आ रहा है तो कॉपर किसका हो जाएगा? तांबे का। और चालकोपाइराइट भी याद रख लेना, चालकोपाइराइट इंपॉर्टेंट है। चालकोपाइराइट किसका अयस्क होता है? तांबे का अयस्क होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253। देखो अपने को याद करना है, कैसे भी कर करा के नामों में से कुछ ना कुछ निकाल के अपने को ट्रिक बना के याद रखनी पड़ेगी। देखो ब्रिट्स किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? अब देखो ब्रिट्स क्या होता है? अयस्क का नाम है और इसकी धातु पहचाननी है, तो बसे हो जाएगा कौन सा? बेरियम हो जाएगा। ब्रिट्स किसका हो जाएगा? बेरियम का अयस्क हो जाएगा। बेरियम का अयस्क कौन सा होता है? ब्रिट्स होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन नंबर 254 है, देखो मैग्नेसाइट, किसेराइट और एप्सम साल्ट किसके अयस्क होते हैं? देखो मैग्नेसाइट से तो आप पहचान ही जाओगे भाई, मैग्नीशियम का अयस्क है। किसेराइट आपको याद रख लेना। सबसे मेन है इसमें एप्सम साल्ट। कौन सा होता है? एप्सम लवण। ये बहुत बार इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, अभी आगे आ जाएगा इसका रासायनिक सूत्र भी। तो एप्सम जो लवण होता है, एप्सम जो साल्ट होता है, इसका जो अयस्क होता है किसका होता है? मैग्नीशियम का अयस्क होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम धातु का अयस्क कौन सा होता है? एप्सम लवण होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है? एप्सम लवण, ठीक है। आगे जाके पूछूंगा, फिर कमेंट करके बताना, देखिए कितना याद रहता है तुम्हें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 255 क्या कहता है? एस्बेस्टस, जिप्सम, कैलेसाइट और फ्लोरोस्पार
किसके अयस्क होते हैं? आप सबको पता है पीओपी का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ H2O। मैंने आपको बताया था जैसे आधे जल का अणु है इसको पूरा 2 जल का अणु कर दो, अगर अपन इसके 2 जल के अणु कर देंगे तो किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा? जिप्सम का हो जाएगा। तो जिप्सम किसका हो गया? कैल्शियम का हो गया। इसका मतलब जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम धातु का अयस्क होता है। क्या होता है? कैल्शियम धातु का अयस्क कौन होता है? जिप्सम होता है। तो जिप्सम तो याद हो गया, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जिप्सम किस धातु का अयस्क होता है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है। इसके साथ में कैल्साइट, इसमें नाम से पता चल रहा है कैल्साइट किसका हो जाएगा? कैल्शियम धातु का अयस्क हो जाएगा। इसके बाद में फ्लोरोस्पार याद रखना है एक तो, और एक एस्बेस्टस याद रखना है, ठीक है? एस्बेस्टस याद रखना है, दोनों भी किसके होते हैं? कैल्शियम के अयस्क होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, यहाँ तक समझ में आ गया? अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 256। देखो भाई साहब, सिलेस्टीन किस धातु का अयस्क होता है? तो ये स्ट्रोंशियम का होता है। किसका होता है? स्ट्रोंशियम का होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257। देखो भाई साहब, अब पढ़ते हैं अपन इन सब के रासायनिक सूत्र, ठीक है? रासायनिक सूत्र आपको पता है कि चैप्टर में ये मान लो कि केमिस्ट्री में से हर बार रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। जैसे कि कभी कभी धोने का सोडा बोल देता है, कभी कास्टिक सोडा बोल देता है, कभी अपने एप्सम लवण का सूत्र पूछ लेता है, कभी कभी किसी भी चीज़ का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है अपने को, और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो ये रासायनिक सूत्र वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखते हैं। पिंच ब्लेंड जो अपन ने पढ़ा था, पिंच ब्लेंड अपन ने पढ़ा था भाई। यूरेनियम का क्या होता है? अयस्क होता है। पिंच ब्लेंड किसका होता है? यूरेनियम जो धातु होती है उसका अयस्क कौन सा होता है? पिंच ब्लेंड होता है। अब पिंच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U3O8। क्या हो जाएगा? U3O8। कैसे याद रखेंगे? अब देखो भाई साहब, अपने को सबको पता है कि यूरेनियम जो होती है धातु, ठीक है, इसके 2 अयस्क होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं, एक तो 235 और एक यूरेनियम 238, ठीक है? अब याद कैसे रहेगा? अब जो यूरेनियम 235 है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय भट्टियों में कच्चे पदार्थ के रूप में, ठीक है, कच्चे माल के रूप में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? लेकिन अब याद कैसे रहेगा? तो आपको ये 3-8 दिखाई दे रहा है ना, ये 3-8 आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो पिंच ब्लेंड होती है, सबसे पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का होता है। और फिर याद कैसे करोगे? U3O8, ठीक है? U3O8 याद लगा देना, ठीक है? U3O8 38 याद रखना। कैसे याद रहेगा भाई? 238 किसका समस्थानिक होता है? यूरेनियम का होता है। तो 38 लगा देना नीचे टांग पर, U3O8। देखो कैसे भी करके अपने को याद रख लेना है। एक बार थोड़ी सी भी ट्रिक अपने दिमाग में आ गई ना तो ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा सट दही, ठीक है? अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 258। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र बताओ भाई साहब। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र, अब आपको देखो दोनों सूत्र एक साथ ही बता देता हूँ। एक तो हेमेटाइट है और एक मैग्नेटाइट है। इन दोनों के रासायनिक सूत्र देखो, इसका तो है Fe2O3 और इसका Fe3O4, यानी कि इसका तो 2 और 3 और इसका 3 और 4। याद कैसे रहेगा भाई साहब? तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा ये भाई। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। कैसे याद रखेंगे? ये तो है 23, ये है 34, ठीक है? 2 3 3 4। अब याद कैसे रहेगा भाई? अपन नहीं बोलते क्या ये 50 रुपये की चीज़ है, ये 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है? तो अपन बोलते हैं ये महंगी है, तो ये महंगा है। मैग्नेटाइट क्या है? महंगा है, यानी कि 23 नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट कौन सा हो जाएगा? महंगा है। हेमेटाइट से मैग्नेटाइट महंगा है, तो आप कैसे याद रखोगे भाई? 23 से क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़े, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260। देखो भाई साहब, पायरोलूसाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पायरोलूसाइड का रासायनिक सूत्र होता है MnO2। कौन सा होता है? MnO2 किसका रासायनिक सूत्र होता है? पायरोलूसाइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 261। देखो ये रासायनिक सूत्र वाले चैप्टर, ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको हल्के में मत लेना, अपने को कैसे भी करके इनको याद करना है। 2 चैप्टर अपने पास रासायनिक सूत्र के, ठीक है? एक तो पहला ही चैप्टर होता है जिसमें रासायनिक सूत्र का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कहीं से भी ऐसे रैंडम कोई सा भी यौगिक पूछ लेता है और बोलता है कि इसका रासायनिक सूत्र बताओ भाई साहब। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट का इसने क्या बता दिया? Mn2O3। बिल्कुल गलत बात हो गई, तो ये रासायनिक सूत्र इसका नहीं है, ठीक है? इसको उठा दो। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा शायद इसने उल्टा सीधा कर दिया है, 1 सेकंड में देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से सही है। देखो भाई साहब थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से गलती हो गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 266। देखो जितने क्वेश्चन रह गए ना ये 2-4, उन सबका आगे जाके मैं करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है? आगे आ जाएगा वो। तो सबसे पहले कैलेमाइन अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ भाई साहब। मैंने आपको याद करवाया था, जो कैलेमाइन अयस्क होता है वो किसका होता है? जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। और क्या फॉर्मूला होता है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? कैलेमाइन कहा जाता है। अब देखो इसका रासायनिक सूत्र कैसे बना भाई? जिंक का हम सब जानते हैं कि Zn+2 होता है, और कार्बोनेट क्या होता है?
ZnCO3 -2 होता है, तो ये दोनों कट के ZnCO3 बन गया, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा, ZnCO3 किसको बोला जाता है, केलेमाइन को कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 267, क्यूप्राइट एस्क का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताया था। क्यूप्राइट शब्द से पता चल रहा है कि क्यूप्रस से बना है, ठीक है, क्यूप्रस से बना है। और क्यूप्रस किसको कहा जाता है, ये कॉपर को कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O किसका हो जाएगा, क्यूप्राइट का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आप तो क्या है, इतना भी पता चल गया ना भाई किस धातु का अयस्क है, तो उससे आप रासायनिक सूत्र निकाल दोगे आराम से, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 268, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर ग्लास का होता है Cu2S। देखो क्यूप्राइट पूछ ले तो ऑक्सीजन लगा देना, और कॉपर ग्लास लगा दे तो S लगा देना, ग्लास में S आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 269, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अगर यहाँ पे जो 2 जल के अणु है, इसको आधा जल का अणु कर दूँ ना मैं, तो ये सीधा सीधा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, POP बन जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 270। देखो भाई, अपन ने पढ़ा था डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है भाई, इसके तो डोलोमाइट रासायनिक सूत्र क्या होता है, डोलोमाइट का ये होता है MgCO3 CaCO3, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट जो होते हैं उसको डोलोमाइट कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला जो होता है मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3। अपन ने पढ़ा था KNO3 के बारे में सुना आपने, KNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्र कहा जाता है। किस किस को याद आ गया, नाइट्र कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, नाइट्र होता है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 273, पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। अब देखो वो जो चैप्टर आता है ना, जिसमें से अपने को ऐसे बोल देता है, नाम दे देता है, उसका रासायनिक सूत्र पूछता है, तो वो वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो पोटेशियम कार्बोनेट के लिए अपने को पोटेशियम को पता है K+ होता है, और कार्बोनेट का अपना पता है CO3 -2 होता है, ठीक है, ये भी याद अपने को, ठीक है। तो इसमें इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट का ये हो जाएगा K2CO3, क्योंकि 2 तो इसकी टांग पे चल जाएगा और 1 इसकी टांग पे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा K2CO3, किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274, ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्या होता है, K+ और क्लोराइड क्या होता है Cl-, तो ये हो जाएगा KCl, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी इसका दे रखा है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, सबसे पहले तो ये याद होनी चाहिए। और इसका रासायनिक सूत्र आप रट के चल जाना, क्या होता है, Na3AlF6, क्या होता है Na3, 3 तो सोडियम के, AlF और 6, ठीक है, ये हो जाएगा किसका, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3AlF6। कौन सा हो जाएगा, Na3AlF6 क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, किसका, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, देखो इसको बनाया कैसे है, देखो अपन को पता है भाई Na क्या होता है, प्लस होता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 होता है, और फ्लोराइड क्या होता है, -1 होता है। अब फ्लोराइड के 6 अणु ले लिए अपन ने, ठीक है, तो 6 माइनस में ले लिया, तो 3+ तो यहाँ से आ गए। अब 3+ यहाँ से लेना है तो इसकी टांग पे 3 लगा देंगे अपन, तो Na3AlF6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे फॉर्मूला बन गया Na3AlF6। इसके बाद में अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 276 है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र। देखो अपने को सबको पता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी याद रख लेना ढंग से। और बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Al2O3.2H2O, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2 जल के अणु, ठीक है, ये भी याद रख लेना। बोर तो नहीं है ना, देखो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको याद करना पड़ेगा। अगर आप सीधे याद करने बैठोगे ना तो भी आपको याद नहीं होगा, जब तक आप कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बिठाओगे, कुछ ना कुछ ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होती। इसलिए तो मैं क्लास के माध्यम से इनको पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको सीधा PDF दे देता, आप PDF से पढ़ लेते, लेकिन ऐसे याद नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें ट्रिक वगैरह लगानी पड़ेगी, नामों से कुछ ना कुछ शब्दों से खेल खेलना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 277 ये आ गया भाई साहब, चिली साल्ट पीटर। मैंने आपको बताया था भाई, चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क होता है, ये सोडियम का अयस्क होता है, चिली याद रख लेना, ठीक है। चिली साल्ट पीटर किसका होता है, सोडियम का अयस्क होता है, और ये होता है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम जो नाइट्रेट होता है NaNO3, इसको क्या कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर कहा जाता है,
ठीक है। ये सूत्र कैसे बन गया ये तो पता ही है, Na+ होता है और NO3- होता है नाइट्रेट, ठीक है। इससे बन गया सीधा सीधा ही। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बोरेक्स किसका होता है, ये होता है किसका, सोडियम का एस्क होता है, ठीक है। और ये क्या होता है फॉर्मूला, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। Na2B4O7 तो मैंने आपको पहले बता दिया था भाई, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 और साथ में आपको 10H2O जल के अणु भी याद रखने हैं, ठीक है। ये भी इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 279। यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं नए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़े थे अपन ने रासायनिक सूत्र और उससे पहले पढ़े थे अपन ने अयस्क के क्वेश्चन। अब स्टार्ट हो रहा है नया पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं भाई साहब क्या क्या पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 279 क्या कहता है, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं, जो भी मोबाइल इस्तेमाल करता है उसको तो पता होगा कि जो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका धातु का, लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है मोबाइल की बैटरी के रूप में, ठीक है। और सबसे हल्की धातु भी यही होती है, लिथियम, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें भी पीछे नहीं रहा है, ठीक है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है यानी कि क्विक लाइम होता है का रासायनिक नाम क्या होता है, बुझे हुए चूने का। देखो इसने गलत टाइप कर रखा है यहाँ पर, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना ये तो बिना बुझे हुए चूने का होता है। किसका होता है, बिना बुझे हुए चूने का होता है। जो बुझा हुआ चूना होता है वो होता है, जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ये बिना बुझा हुआ था। बुझा हुआ का मतलब होता है कि इसमें पानी नहीं था। अब जैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया ना तो ये बुझ गया, और बुझ के क्या बन गया, ये CaOH2 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। कैसे बना है ये रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा भाई, जो कैल्शियम होता है उस +2 होता है और जो ऑक्साइड होता है सॉरी ये होता है -1 होता है, ठीक है। तो ये इसकी टांग पे लग जाएगा, ये इसकी टांग पे लग जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुझे हुए चूने का CaOH2, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई, जिसमें पानी होता है वो बुझ जाता है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिंपल से, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 क्या कहता है भाई, सोना का रासायनिक संकेत या प्रतीक क्या होता है। हम सभी जानते हैं सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है ओरम। क्या होता है, ओरम, Au, ठीक है। इसको भी याद रख लेना। इसके बाद में चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संकेत क्या होता है, Ag, इसको बोलते हैं अर्जेंटनम, ठीक है, अर्जेंटिनम। इसके बाद में मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Hg, ठीक है, पारा। ये तो आपको पता ही होंगे तीनों क्वेश्चन तो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 284। देखो भाई साहब, अब प्रतीक चिन्ह के क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को, मैं फटाफट से करा देता हूँ, लेकिन ये भी रीट एग्जाम में पूछ लिया गया था। देखो लोहे का रासायनिक सूत्र Fe, आयरन, याद रख लेना। टिन को किस रासायनिक संकेत से सूचित किया जाता है, Sn से। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, टिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Sn होता है। इसके बाद में मैग्नीज का रासायनिक सूत्र Mn होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। थोरियम का रासायनिक सूत्र TH हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 289। देखो भाई साहब, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु की जो घड़ियाँ होती है ना, परमाणु से निर्मित की जाती है जो घड़ियाँ, उनमें जो टाइम कीपर होता है उसके रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, उसमें सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु का, सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी जानते हो कि सबसे बड़ी धातु कौन सी होती है, सीजियम ही होती है, सबसे बड़ा आकार। पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ा आकार होता है वो सीजियम तत्व का होता है। किसका होता है, सीजियम तत्व का होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 290। देखो भाई साहब, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि अभी चुनाव कंप्लीट हुए हैं अपने, विधानसभा, लोकसभा, सभी के चुनाव कंप्लीट हुए हैं, हर जगह चुनाव का माहौल चल रहा था। अब अपन जानते हैं कि जो चुनाव देने जाते हैं तो अंगुली पर जो स्याही लगाई जाती है ना, वो जो स्याही होती है उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो वो केमिकल होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 होता है। ध्यान रख लेना, जो स्याही लगाई जाती है चुनाव में, चुनाव मतदाता की अंगुली पर, उसमें सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ होता है। कौन सा केमिकल होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना भाई। मतदाता की अंगुली पर लगाई जाने वाली स्याही कौन होती है, सिल्वर नाइट्रेट, चांदी की परत लगाई जाती है, इसे याद रख लेना तुम तो। भाई गाँव में अपन नहीं बोलते क्या, यार मैं तो वोट देने गया था और मेरे तो चांदी लगा के भेज दिया, अंगुली पे चांदी लगवाने के लिए गया था मैं तो, ऐसे याद रख लेना भाई, सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद में आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन देखो
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 291, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार सुना हुआ है क्वार्ट्ज के बारे में, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, ठीक है। अब इसके बाद में भाई साहब देख लेते हैं भाई सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अपन ने नाम तो पढ़ लिया भाई, सोडियम सिलिकेट को क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है Na2SiO3, ठीक है। Na2SiO3 अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना भाई। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SiO3, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। क्वेश्चन नंबर 293, पर्ल एस यानी कि जो रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, बताओ भाई साहब कौन सा ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसको पर्ल एस कहा जाता है। ध्यान रख लेना, PEARL, पर्ल एस किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को। किसको कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसमें भी उपनाम आ जाते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 294, कवकनाशी जो एंटी फंगल होते हैं के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। देखो कहीं पर भी अगर अपने फफूंद आ गई यानी कवक लग गया, कवकनाशी लग गया, तो कवक का नाश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके उपयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। किसका किया जाता है, ZnSO4 जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, जहाँ पर भी फफूंद लग जाती है ना, तो उसको हटाने के लिए, कवक को मारने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 295। देखो भाई, किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना। अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, तो ये आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। आयरन पायराइड्स को झूठों का सोना या फिर मूर्खों का सोना कहा जाता है। नकली सोना होता है कुल मिलाकर के, इस कारण से इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसको, आयरन पायराइड्स को, ठीक है, पायराइड्स को। पायराइड्स याद रख लेना, आयरन पायराइड्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 296। देखो भाई साहब, आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है FeS2, ठीक है। तो FeS2 जो पायराइड्स होता है, आयरन पायराइड्स होता है, ये क्या होता है, मूर्खों का सोना होता है। क्या होता है, मूर्खों का सोना। इसका ये याद रख लेना, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। FeS2, ठीक है, ये रासायनिक यौगिक याद रख लेना कि झूठों का सोना या मूर्खों का सोना कौन सा होता है, आयरन पायराइड्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। क्या होता है, FeS2। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 297। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। जो सतह होती है ना अपन भूपट्टी जिसमें अपन रहते हैं, तो भूपट्टी में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन भूपट्टी सतह पर पाया जाने वाला, यानी भूपट्टी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व होता है कौन सा, ऑक्सीजन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 298, भूपट्टी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। तो ये दोनों पूछता है एग्जाम में, दोनों ही पूछा हुआ है भाई। सबसे ज़्यादा भूपट्टी की सतह पर कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर होता है। तो दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। तो आप कैसे याद रखोगे, OC याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। भूपट्टी की सतह पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 299, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC में कई बार रिपीट हो चुका है कि जो वायुयान होते हैं ना अपने, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उनके जो तो 2 टायर होते हैं आगे आगे वाले, आपको सबको पता होगा, ये तो सबने देख रखा होगा, ठीक है। तो जो वायुयान के जो टायर होते हैं, इनके अंतर्गत कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना, हीलियम गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन तो बहुत कम भरी जाती है, लेकिन हीलियम सबसे ज़्यादा भरी जाती है। आप तो हीलियम याद रख लेना भाई, जो एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 300 यानी कि 300वां क्वेश्चन। देखो भाई साहब, गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। तो ये होते हैं कंप्लीट अपने कितने, 300 क्वेश्चन, लेकिन अभी भी केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई है। ध्यान रख लेना, टोटल क्वेश्चन अपने 600 MCQ क्वेश्चन, 600 वन लाइनर क्वेश्चन है। किस किस के, ओनली केमिस्ट्री के। इसके बाद में 600 फिजिक्स के, 600 बायो के हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, उसके साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए भी साथ में, ठीक है। और 200 क्वेश्चन मैंने पिछले 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत मैंने पहले कंप्लीट करवा दिए थे। जिसने भी नहीं देखा है, अब जाओ आराम से चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाना भाई, लुसेंट बुक केमिस्ट्री, और
उसके 200 क्वेश्चन कंप्लीट देख लेना, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रखते हैं। 300 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन 301वें क्वेश्चन से आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसके बाद में अगले क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो देख लेना, और आगे के क्वेश्चन वीडियो के देख लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।